हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसके पहले का वीडियो जो हमने अपलोड किया है, ये लक्ष्मीकांत वीडियो बुक, तो उसी का नेक्स्ट यानी कि फ्लो चार्ट के रूप में, या हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, कैसे हम एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो इसके पहले के वीडियो में जो हमने बताया था कि भैया आप रीडिंग कर सकते हैं और कैसे रीडिंग कर सकते हैं, अब हम इस वीडियो में ये जो है बताने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अपने शब्दों में या फ्लो चार्ट में या शॉर्ट नोट्स के रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पहले ये देख लेते हैं संविधान की परिभाषा होती क्या है। जैसा कि ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो पूरी होने वाली है इस प्लेलिस्ट में, तो बेसिक चीज़ अगर हमको पता रहेंगी तो उसी से एक बेस तैयार होते होते हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आगे जो कुछ भी मैं बातें करूँगा वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना दृष्टिकोण, मेरा अपना नज़रिया होगा। तो आपको धीरे धीरे मैं बेस तैयार करते हुए आगे लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले परीक्षावाणी एक बुक आती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं संविधान की क्या परिभाषा होती है। तो यह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो ये हो गया परीक्षावाणी की भाषा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि संविधान क्या है, उस देश की जनता के विचारों की अभिव्यक्ति ही संविधान है, ठीक। एक लाइन में अगर हम बात करना चाहें। दूसरा है, संविधान एक ऐसा अभिलेख है जो किसी देश की शासन प्रणाली के तीनों अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों और कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट ढंग से निर्धारित करता है। ये अगली परिभाषा है। यानी संविधान क्या है, जो 3 प्रकार के अंग हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन के जो है अंग माने जाते हैं। इन्हीं के कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का, अधिकारों का स्पष्ट जो उल्लेख किया जाता है जिस दस्तावेज में, उसी को हम कहते हैं संविधान। अगला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि सम प्लस विधान अर्थात समान विधान या नियम कायदे कानून। ये किसी राज्य या संगठन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है जिससे उस राज्य का शासन प्रशासन अनुशासनात्मक ढंग से चलाया जा सके। एक संविधान हमेशा समानता, मानवाधिकार और नैतिकता का सारांश होता है। इन्हीं चीज़ों को संविधान में प्राथमिकता दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी यह संविधान की परिभाषा होती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। तो ये रही संविधान की कुछ परिभाषाएं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब हमारा यहाँ से वास्तविक वीडियो आरंभ होने वाला है। भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पार्ट को अब हम इससे वीडियो के आगे देखने वाले हैं। इसके बाद तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी कि 1600 से 1853 के बीच में कौन कौन से राजलेख और चार्टर एक्ट या अधिनियम आए। दूसरा होता है ब्रिटिश क्राउन या सरकार के शासन के अंतर्गत, यानी कि इसमें 1858 से 1947 तक के बीच में कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे सरकार के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, यानी कि 1600 से 1853 के बीच में सबसे पहला जो आता है राजलेख, वो होता है 1600 का राजलेख। इसमें क्या किया जाता है या इसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम होती हैं उनके द्वारा ये लाया जाता है, निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसका 31 दिसंबर सन 1600 को स्थापना होता है। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को होता है। ये क्या होता है, ये 15 साल के लिए अधिकार दिया जाता है। किस चीज़ के लिए अधिकार दिया जाता है, तो भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार, यानी कि लाइसेंस दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो पूंजी होता है यानी कैपिटल जो लगता है, कुल पैसा इस कंपनी को बनाने खड़ा करने में, वो होता है उस समय का 30,133 पाउंड। ये हो सकता है, तो ये हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछा जा सके कि पहली बार जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट किया गया था या स्थापना किया गया था तो उस समय उसकी पूंजी कुल कितनी थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, 30,133 पाउंड। इसमें कुल भागीदार कितने थे, 217 लोग इसमें भागीदारी किए हुए थे, उस समय की बात है ये, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई कि इसका शासन प्रशासन कैसे होता था, यानी कि भाई कंपनी है तो उसको कंपनी को चलाने वाले कुछ लोग चाहिए, तो कैसे होता था। तो उस समय 24 सदस्य थे, 24 मेंबर थे, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था। इसी को कहा गया गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक है।
यानी यही जो लोग कंपनी को संभाल रहे थे, 24 सदस्य, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, इन्हीं को कहा गया गवर्नर और उसकी परिषद। ठीक है। बाद में इसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल कहा गया। ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कि निदेशक मंडल, इतना बात यहाँ से इस इतने जो है कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि भाई 1600 में राजलेख जो आता है उसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम होती हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 को। ये ध्यान देना है कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। किस लिए होता है? तो भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए होता है। ये क्या मिला था? तो लाइसेंस मिला था कि भैया जाओ भारत और पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करो। पूंजी कितनी लगी थी? तो 30,133 पाउंड का। भागीदार कितने थे? 217 लोग। और इसकी शासन प्रशासन यानी देखभाल कंपनी को कैसे होता था? तो 24 तो सदस्य थे और एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था। इसको क्या कहा गया? बाद में इसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। इतनी बातें यहाँ से हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हालांकि ये हम नहीं जो है इसमें करने वाले हैं, डायरेक्ट हम आते हैं 1726 का राजलेख। ठीक है। तो 1726 का जो राजलेख होता है उसमें क्या होती है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यही है फ्लो चार्ट। तो विधि बनाने की जो शक्ति होती है, नियम कायदे कानून बनाने की जो शक्ति होती है, 3 प्रेसिडेंसी को दे दिया जाता है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास को। और इसमें क्या होता है? राज्यपाल और परिषद होता है, जिसको कहा जाता है राज्यपाल और उसकी परिषद। तो अब जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं उनको क्या हो गया? विधि बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। तो तीनों प्रेसिडेंसियों को पहली बार विधि बनाने का अधिकार किस राजलेख के द्वारा दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 1726 के राजलेख के द्वारा दिया गया था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां कौन सी थी? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास था। ये किसके द्वारा विधि बनाया गया था? ये बनाया जाता था तो राज्यपाल उसकी परिषद के द्वारा। और इसके पहले कौन बनाता था? इसके पहले निदेशक मंडल बनाता था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है। 24 प्लस 2 लोग यानी कि एक गवर्नर और एक उप गवर्नर। तो 1726 के राजलेख में बस इतनी सी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विधि बनाने की शक्ति 3 प्रेसिडेंसी को दिया जाता है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। इतना ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नाथ, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ होते हैं। और यही जो है एक गुप्त समिति का गठन करते हैं और इसी की सिफारिश पर यह एक्ट जो है पारित होता है और इसको कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के दोषों में सुधार करना और कंपनी के कार्य यानी कि भारत में जो कार्य कर रही कंपनी और ब्रिटेन में जो कंपनी कार्य कर रही है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका मुख्य कार्य? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। इतनी बातें यहाँ से होती हैं। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। कंपनी के लिए लिखित प्रारूप बनाया गया पहली बार। निदेशक मंडल की अवधि 1 से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। अब कुल जो सदस्य थे वो 24 के 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ले सकते थे, यानी कुल सदस्य के 1/4 सदस्य हर साल जो है अवकाश पे चले जाते थे। ये दिया गया इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कंपनी की गतिविधि जो है 2 प्रमुख केंद्र बनाए गए, एक भारत और दूसरा इंग्लैंड। संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गईं। एक का नाम था निदेशक मंडल, दूसरे का नाम था स्वत्वधारी मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स। ठीक है। कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स। तो ये जो 2 संस्थाएं थीं, निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ प्रॉपरेटर्स, ये कैसी थी? ये गृह मंत्रालय या गृह सरकार की अंग थी। उसका जो है इंग्लैंड का जो गृह मंत्रालय था ये उसकी 2 संस्थाएं थीं। प्रशासन के लिए बंगाल यानी कि कोलकाता के फोर्ट विलियम प्रशासक गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और जो है गवर्नर जनरल यानी कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों को, ठीक है, चाहे आप बंगाल कह लीजिए, फोर्ट विलियम कह लीजिए या कोलकाता कह लीजिए, उसके बाद मद्रास और मुंबई, इन तीनों को एक करके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई को जो प्रेसिडेंसियाँ थीं इन तीनों को एक करके बंगाल के अधीन कर दिया गया। और यहीं से बात जो है आती है केंद्रीयकरण की शुरुआत। यानी पहली बार केंद्रीयकरण किस अधिनियम में झलकता है या प्रतिबिंबित होता है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता? क्योंकि उस समय कोलकाता, मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। और इस समय क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया था। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? तो उस समय फिलिप फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था, मानसन था और बारवाइल था। ठीक है। और ये जो है
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय पहली बार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में किया गया था कोलकाता में अभिलेखीय न्यायालय के रूप में। ठीक, इतनी बातें होती हैं खत्म। अब इस न्यायालय में सर इल्जा इम्पे ये क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने सर इल्जा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बने जिनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और क्या कहा गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो भारतीय राजस्व और नागरिक सैन्य, इसकी जो मामले की रिपोर्ट होती थी वो ब्रिटिश सरकार को जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया कि भैया तुम लोग जो भारतीय राजस्व जो टैक्सेशन है और नागरिक सैन्य से संबंधित मामले हैं उनका रिपोर्ट तुम जो है ब्रिटेन सरकार को सौंपो। निजी व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि भैया अगर आप जो है इंडिविजुअल आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए लाइसेंस जरूरी है। भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इतनी सारी चीज़ें। अब बात आती है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। तो अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटी वीडियो रहेगी, अच्छी वीडियो रहेगी और आप लोग अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।